हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए सोल्डेन 2 के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूं, जो कि ऑफिशियल रिलीज हुआ है। तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहां से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम युवाओं को देखते हैं जो कि अपने सामने एक गोल्डन कलर के बीस्ट को आते हुए देखता है। वह बीस्ट वाकई में छोटा सा और क्यूट सा दिखाई दे रहा है। जैसे ही वह वहाँ पर आगे बढ़ता है कि आसपास की जो ग्रास मुरझा गई होती है, वह अचानक से खिलना शुरू हो जाती है। बाजू में खड़ा हुआ एक हिरण टाइप का बीस्ट उसे देखकर ग्रीट करता है और वहां से निकल जाता है। युवा एक बात नोटिस करता है कि इस बीस्ट की तो थर्ड आई भी है और थर्ड आई सिमिलरली हमारे युवाओं के पास भी है। नेक्रोमेंसर की सहायता से उसे मिली थी। तभी हम देखते हैं कि जो वह गोल्डन बीस्ट होता है वह अपने आसपास मरे हुए बीस्टों को किसी प्रकार की प्योर एनर्जी देना शुरू कर चुका था, जिसके तहत वह अचानक से ही जिंदा हो जाते हैं। युवाओं के यह देखकर पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि आखिरकार इस बीस्ट का नाम है क्या, जबकि हमें उसकी सील सुई में और किसी को नहीं बल्कि स्कॉर्पियन लेडी को दिखाया जाता है, जो कि कहती अरे बाप रे, इतना ज़्यादा एक खतरनाक बीस्ट। और तियानमिंग, मुझे ये बताओ कि तुमने युवाओं को इसके लिए चुना है क्या? यह जानकर तियानमिंग बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वह अपनी क्रश से सच में ही डरता है। और इतनी गुस्से में देखकर वो भाई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। स्कॉर्पियन लेडी बताती है कि तुम खुद के साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। क्या तुम ये जानते हो कि यह कितना ज़्यादा खतरनाक होने के साथ साथ पूरे के पूरे स्टार द फॉरेस्ट के एक एरिया का एम्बरर भी है? और यह जानकर वहाँ पर तियानमिंग होता है। भाई कहता है हाँ, मुझे ये बात पता थी, पर ये कन्फर्म नहीं था। मैं तो वो था जो सेकंड वाला बीस्ट था ना, जिसके दो सिर थे, उसको बोल रहा था युवाओं को। अब अगर ये आ गया है तो क्यों नहीं हम युवाओं के लिए इसे ही पकड़ लेते हैं। यह जानकर स्कॉर्पियन लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तियानमिंग। तियानमिंग बहुत ही ज़्यादा डर चुका हुआ होता है बेचारा, और सूल से मैं ही भागना शुरू कर देता है। स्कॉर्पियन लेडी उसका पीछा करती हैं और अपनी पूंछ से उसको 6-7 लगाती हैं। कहती हैं मैं तुम पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी जान को ही ले लोगे। तियानमिंग बेचारा अभी भी डर रहा था। स्कॉर्पियन लेडी बताती हैं कि गोल्डन बीस्ट स्टार द फॉरेस्ट के एक एरिया का मालिक होता है। उस एरिया के बाकी सारे उससे ज़्यादा कल्टीवेशन लेवल वाले बीस्ट, कम कल्टीवेशन लेवल वाले बीस्ट उसका सम्मान करते हैं। साथ ही साथ जो उसका प्योर एनर्जी होती है वह एक प्रकार की एरिया तक ही सीमित रहती है, जिसकी वजह से स्टार द फॉरेस्ट में एक नहीं दो नहीं बल्कि जितने भी एरिया हैं उनके एक अलग अलग जो एमरन है वह पाए जाते हैं। और एक जो इलाका अभी युवा खड़ा हुआ है उसका एमरन और कोई नहीं बल्कि यही प्रकार का गोल्डन बीस्ट है। यह जानकर युवा जो कि उसे नोटिस कर रहा था वह कहता है यह किस प्रकार का स्पिरिचुअल बीस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसे तियानमिंग और स्कॉर्पियन लेडी की बात थोड़ी ना सुनाई दी है। अभी स्कॉर्पियन लेडी बताती है युवा जहाँ हो वहीं खड़े रहना, कहीं भी आगे जाने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बिल्कुल भी। क्योंकि युवा उनसे पूछता है रीज़न, तो हम देखते हैं स्कॉर्पियन लेडी जो कि बताना शुरू कर देती है एमरल्ड बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने के साथ साथ उन्हें हीलर बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर से बाकी सारे मरे हुए बीस्ट को जिंदा करने की पावर रखते हैं और उनकी सारी की सारी इंजरी को भी रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी एक खास बात यह होती है कि ये भले ही कम कल्टीवेशन लेवल पर क्यों ना हो, ये अपने से बड़े कल्टीवेशन लेवल वाले बीस्ट को आसानी से ही मार सकते हैं। स्टार द फॉरेस्ट का जो किंग है, मतलब स्टार द फॉरेस्ट का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल जानवर बीस्ट बोल सकते हैं, उसके तहत ये अंतर्गत आते हैं। युवा कहता है अगर ऐसा है तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और साथ ही साथ जो वह डबल सिर वाला बीस्ट था वैसे डर क्यों रहा था। यह जानकर स्कॉर्पियन लेडी से बताती है लगता है कि जो ये डबल सिर वाला बीस्ट लास्ट एपिसोड में डर के भाग रहा था वह इसका दुश्मन होना चाहिए। कैसे? तो मैं बता दूं, वह एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता होगा, जबकि आप जानते हैं कि गोल्डन स्पिरिचुअल बीस्ट का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके अंदर इसने कदम रख दिया होगा जिसके तहत वह भाग रहा था। यह बात कर ही रहे होते हैं कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि वह गोल्डन बीस्ट युवाओं के वहाँ पर प्रेजेंस के होने का एहसास लगा चुका था। युवा अभी तक अपने प्रेजेंस को छुपा कर रखा हुआ था ताकि वह किसी के भी पहचान में ना आए, बट गोल्डन बीस्ट से कौन ही हो सकता है। वह अपनी लाइटनिंग एट्रीब्यूट की पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर जैसे ही अटैक करता है, युवा जिस पत्थर के पीछे छुपा हुआ था वह उड़कर चला जाता है। युवा उस गोल्डन बीस्ट के सामने था। गोल्डन बीस्ट बहुत ही ज़्यादा घूर रहा होता है जैसे कि वह युवा को खा ही जाएगा। हाँ, सच बात है। युवा उसे अपने सामने देखकर कहता है कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर अपने काम को करने के लिए आया था, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर एक प्रकार के वेपन को छोड़ दिया था।
अब यह बात है कहाँ समझ में आने वाली थी। आप जानते हैं गोल्डन बीस्ट को, जिसकी वजह से वह लगातार युवा के पास आगे बढ़ते हुए उसका काम धाम करने ही वाला होता है कि तभी हमें नेक्रोमेंसर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी थर्ड आई की पावर का यूज करना शुरू कर चुका था। जैसे ही नेक्रोमेंसर ऐसा करता है कि सामने वाले गोल्डन बीस्ट के चारों तरफ एक प्रकार का दबाव यानी कि स्पिरिचुअल प्रेशर आना शुरू हो जाता है। नेक्रोमेंसर बताता है, बस चिंता मत करो, सामने जो तुम ये बीस्ट दिख रहे हो ये तियानमिंग और स्कॉर्पियन लेडी के अनुसार खतरनाक तो है, पर मेरी अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसकी जो तुम थर्ड आई दिख रहे हो, अगर तुम अपनी थर्ड आई के साथ इसको कंबाइन कर लेते हो, एक दूसरे के साथ अपनी पावर को शेयर अप करते हो ना, तो तुम्हें भी फ्यूचर देखने की पावर मिल जाएगी। युवा कहता है ये तो एक अच्छी पावर है। तभी हम देखते हैं नेक्रोमेंसर जो कहता है, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, अपनी वीरता का प्रमाण दो और सामने चाहते हुए उसको अचानक से टच करो। तो युवा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता। नेक्रोमेंसर अपनी ओर का यूज करते साथ ही बीस्ट को और युवा की थर्ड आई को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने में लग चुका है। जैसे ही वह ऐसा करते हैं कि दोनों को अचानक से कंफर्टेबल महसूस होना शुरू हो चुका है। तो सामने वाला गोल्डन बीस्ट होता है, उसे युवा की पास्ट की सारी मेमोरी दिख रही होती है, किस तरह युवा अपनी मॉम से मिला, सेक अकेडमी में आया, कंपटीशन को जीता, सन मून एम्पायर के वॉरियर से मिला। सारी की सारी जो मेमोरीज होती हैं भाई एक दो नहीं बल्कि 4-5 दिन बाद एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हमें दिखाया जाता है दिन बीतते गए और एक दिन आकाश में एक खतरनाक सा ऑरा रिलीज हुआ और वहाँ पर चारों तरफ रेडनेस बादल आ गए। एक खतरनाक सी लाइटनिंग स्ट्राइक होते साथ ही वहाँ पर अपीयर हो जाता है 3 सिर वाला लायन, और भाई लायन लगातार ही एक धारे से दहाड़ता है। इसके चक्कर में युवा और भाई गोल्डन बीस्ट का जो कॉम्बिनेशन हो रहा था वह टूट जाता है और दोनों के दोनों ही पीछे आकर गिर चुके थे। युवा फिर से टकरा जाता है, उसको इंजरी भी आ चुकी थी। जबकि बैंगडोंग को भी एहसास हो जाता है कि युवा किसी न किसी प्रकार के खतरे में होगा ही, क्योंकि उसी दिशा से रेडनेस और निकल रहा होता है। तो बैंगडोंग तुरंत ही जाओ जाओ को पकड़कर उस एरिया की ओर आगे बढ़ना शुरू हो चुकी थी। पर 3 सिर वाला स्पिरिचुअल बीस्ट लगातार युवा की ओर आगे बढ़ता हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है, जो कि कहता है यह तो है स्टार 2 फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बीस्ट, जो कि यहाँ पर 8th लेवल की पोजीशन को ग्रीट करता है। भाई ऐसी बोलती हैं कि भाई जो सामने वाला लायन बीस्ट था हमारे प्यारे युवा का काउंटडाउन करने ही वाला होता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हमारे आ जाते हैं एल्डर डुओलो, जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में थे, जिसकी वजह से उन्होंने लाइन को पीछे कर दिया होता है। युवाओं के सामने आकर खड़े होते हैं, युवाओं के सांस में सांस आती है। भाई कहते हैं सेक अकेडमी के स्टूडेंट को तुमने छूने का और टच करने का कैसे ही ट्राई किया, आज मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भले ही युवा की कोई भी गलती हो, किस प्रकार की भी गलती हो, बट मैं तुमसे नहीं डरता। तो लाइन होता है भाई सिमिलर बात बोलता है और दोनों के दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। लाइन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि डुओलो ने भी अपनी मार्शल सोल रिंग को एक्टिवेट कर लिया होता है और भाई भी अब बड़े होते हुए आकार में खतरनाक सी जायंट बीस्ट का रूप धारण कर लेते हैं। दोनों ही जैसे ही आपस में टकराते हैं कि इनके बीच में काफ़ी खतरनाक से स्पेशल एनर्जी का ब्लास्ट हो रहा था, जिसके चक्कर में जो वह गोल्डन बीस्ट होता है वह अचानक से ही पीछे आ जाता है। डुओलो अपनी पूरी जान लगाकर एकदम से ही पुश कर देते हैं लाइन को और लाइन पीछे जा चुका है। लाइन एक बार समझ जाता है कि डुओलो कमज़ोर नहीं है, जबकि डुओलो उसे देखकर कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते। यह जानकर लाइन को भी समझ में आ जाता है सच बोल रहा है भाई ये तो वह कहता है कि तुमने हमारे गोल्डन स्पिरिचुअल बीस्ट को मारना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हें मार डालेंगे। अब गोल्डन स्पिरिचुअल बीस्ट का नाम सुनकर डुओलो भी हैरान हो चुका था, जबकि वह अपने एल्डर से बोलता है नहीं मास्टर ये गलत बोल रहे हैं, बल्कि मैं उसे मारने का कोई भी इरादा नहीं था, बट मैं तो उसके साथ अपनी थोड़ी पावर को कंबाइन कर रहा था। तो जो यहाँ पर होता है भाई लाइन भाई कहता है अभी तक 1 लाख साल और उससे भी ज़्यादा समय हो गया है, किसी ने भी हमारे इस एरिया में आकर गोल्डन स्पिरिचुअल बीस्ट को छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, तो आखिरकार तुम क्या होते, उसके साथ तुम क्या कर रहे थे। हम युवाओं को देखते हैं जो ये कहता है कि भले ही मैं यहाँ पर उसको देखा आ गया, गलती से यहाँ पर पहुँच गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई यहाँ पर रहता है, मैं तो उसकी केवल आइस को ही चेक करा और वह अचानक से मेरी थर्ड आई के साथ कंबाइन होना शुरू हो गई। यह जानकर उस लाइन को किसी प्रकार से भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से भाई अपने गोल्डन स्पिरिचुअल बीस्ट को
जैसे ही चेक करने के लिए जाने वाला था कि अचानक से डुवलुओं ने उसके चारों तरफ एक प्रकार के प्रोटेक्शन बैरियर को क्रिएट अप कर दिया है। लायन डुवलुओं की तरफ देखता है। डुवलुओ कहता है कि इतने ज़्यादा आसानी से नहीं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे गोल्डन बीस्ट को यहाँ से ले जाऊँगा, पर एक स्पेशल बीस्ट तुम्हें हमें लेकर आना ही होगा जिसकी कम से कम खेती 10,000 साल पुरानी तो हो चुकी हमारी युवाओं को मिल जाए। युवाओं कहता है नहीं 15,000 साल पुरानी। अब डुवलुओ इस बात को जानकर युवाओं से पूछते हैं क्या तुम उसे संभाल लोगे अपनी थर्ड रिंग के लिए। युवा कहता है हाँ, मेरे पास एक गुप्त टेक्निक है जिसकी सहायता से मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल और 15,000 साल कम से कम वाले को तो थर्ड सोल रिंग बना सकता हूँ। यह जानकर डुवलुओ कहता है अच्छा ठीक है, तुमने जैसा कि सुना 15,000 साल वाले एक स्पेशल बीस्ट को लेकर आओ, अपने गोल्डन स्पेशल बीस्ट को लेकर चले जाओ। और ऐसा कहते हुए लायन वहाँ से निकल जाता है। अगर आपने मेरी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है तो आपको यह बात पता ही होगी। जबकि हम देखते हैं कि जो यहाँ पर होता है और कोई नहीं बल्कि गोल्डन स्पेशल बीस्ट उसकी युवाओं के साथ मेमोरी कंबाइन हो चुकी थी, जिसकी वजह से भाई युवाओं के पलों को याद करता है किस तरह युवा फाइट करता था, पावरफुल बना और बैंगडोंग के साथ उसका कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा ही अच्छा है। इसलिए भाई युवा उसे कहता है युवा तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हो। वह इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बैंगडोंग और जाओ आ जाते हैं, जो कि कहते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। डुवलुओ कहता है अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं। जबकि जाओ बैंगडोंग इतनी ज़्यादा ही सुंदर से स्पिरिचुअल गोल्डन बीस्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहे होते हैं। अचानक से ही वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है जो कि और किसी ने नहीं बल्कि लायन ने ही मार कर लेकर आया था। रॉय कहता है जैसा कि तुमने मुझसे बोला था 15,000 साल स्पिरिचुअल बीस्ट, तो ये मैं लेकर आ चुका हूँ। अब हमारे मास्टर यानी कि गोल्डन स्पिरिचुअल बीस्ट को जाने दो। वो जैसे ही अपने पैर से उस स्पिरिचुअल बीस्ट को टच करता है तो उसे यहाँ पर एक बात एहसास हो चुकी थी कि जो स्पिरिचुअल बीस्ट है वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वह कहता है इसकी नस्ल खराब है, दूसरा चाहिए। अब यह जानकर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक खतरनाक से स्पिरिचुअल ऑरा के साथ नरेशन आवाज़ आना शुरू हो जाती है जो कि इस स्टार द फॉरेस्ट की सम्राट की है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिरकार स्टार द फॉरेस्ट की सम्राट है कौन और भाई युवा और डुवलुओ से क्या बोलना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।